हेलो नमस्कार वणक्कम वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द गुप्ता एम्पायर चैप्टर जिसको कि हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। ये आपके सोशल साइंस किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी का भाग है, चैप्टर नंबर 7। पहला भाग मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा, जिसमें कि हमने एक तरह से इंट्रोडक्शन किया गुप्ता एम्पायर का, कि उसका प्रेस स्प्रेड कैसा था, वह उस समय पर किस तरह का शासन था, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक्स के ऊपर, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन और प्रशासन। ओके, अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो मैं आपसे मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अच्छी हिंदी में समझें, ताकि इन शब्दों का इस्तेमाल आप अपनी हिंदी के निबंध, पत्र लेखन इत्यादि वगैरह में लिख कर सके। ओके, तो ये हो गया शासन, ये हो गया प्रशासन। तो अगर आपने नक्शे को देखा है तो आपको पता चलेगा कि उस समय पर कई राज्य एक साथ मौजूद थे, सही बात। तो उनमें से कुछ तो आपस में लड़ते थे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि सभी अपना एक तरह का स्प्रेड को बढ़ाना चाहते थे, अपना राज बढ़ाना चाहते थे। और कौटिल्य, जिसका कि दूसरा नाम चाणक्य है, जिनके बारे में हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा, कौटिल्य ने कहा था कि एक राजा को दूसरे राज्यों के साथ दोस्ती या गठबंधन बनाकर रखना चाहिए, एक तरह का अलायंस बनाकर रखना चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए, दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। और ये एक तरह का सप्तांग कहा जाता है, राज के 7 अंगों का एक हिस्सा है, जिसके बारे में भी हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था, द राइज ऑफ एम्पायर्स में। अगर कोई डाउट हो तो उन वीडियोस को जाकर देखिए, जिसमें कि काफी विस्तार, काफी डिटेल में इन सभी चीजों को मैंने समझाया है। इसके साथ साथ जो नए राजा थे वो नए नए शीर्षक को अपनाते, यानी कि नए नए टाइटल से वो जाना जाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्ता वन को महाराजाधिराजा कहा जाता था। तो शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन होता है इसको हिंदी में कहते हैं शिलालेख, यानी कि वो लेख जिसको कि शिला पर यानी कि रॉक्स पर या किसी स्तंभ पर लिखा जाए। ओके, तो शिलालेख और सिक्के हमें गुप्त राजाओं द्वारा अपनाए गए अलग अलग शीर्षों के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि मैंने कहा महाराजाधिराजा, सम्राट या चक्रवर्ती। ये शीर्षक ये दिखाते हैं कि सर्वोच्च शासक होने का दावा करना भी उतना ही जरूरी था। जैसे कि आज की तारीख में होता है कि अगर आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होने से काफी नहीं है, आपको उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है ना। तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए आपको कहना पड़ता है कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं, मैं सम्राट हूं, राइट, मैं चक्रवर्ती हूं, ताकि उस तरह के जो बड़े बड़े शब्दों का जो शीर्षक है उससे दूसरों को भी लगे कि हाँ ये काफी शक्तिशाली राजा है, राइट। तो सर्वोच्च शासक बनने का दावा करते थे इन शीर्षकों की मदद से। और पहले के राजाओं जो राजन या महाराजा जैसे आसन शीर्षक इस्तेमाल करते थे, उनसे ये लोग अपने आप को ज्यादा बेहतर मानते थे। कि अगर कोई कहता है कि मैं राजा फला फला हूं, ओके, अगर मैं कहूं नहीं मेरा टाइटल सम्राट है, राइट, तो इसका मतलब है कि मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूं, उससे राजनीतिक और मिलिट्री रूप से मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, ज्यादा बड़ा हूं। तो ये कहने का भी एक तरह का मार्केटिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज होता था। नाउ गुप्त शासकों ने अपने बड़े साम्राज्य को फैलाने के लिए और मजबूत करने के लिए फौज की लड़ाई, कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी और गठबंधन यानी कि अलायंसेस जैसे कई सारे तरीके अपनाए। तो इसमें से सबसे एक काफी मशहूर और बेहतरीन तरीका था शादी के रिश्तों को बनाना, जिसको कि हमने कहां पर देखा था, नो एक्चुअली हम 8वीं क्लास में देखेंगे, मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है 7th और 8th में, मुगल शासकों के में भी। ओके, वो अगले साल पढ़ेंगे। तो शादी के रिश्तों को बनाना भी इनका एक कूटनीति का एक तरीका था। तो इसका एक मशहूर उदाहरण है प्रभावती गुप्ता का है, ओके, जो कि चंद्रगुप्ता टू की बेटी थी। ओके, जो चंद्रगुप्ता टू की बेटी थी, इनको उनकी शादी की गई वकाटका किंगडम राज्य के एक राजकुमार के साथ। सो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, जिनकी शादी वकाटका साम्राज्य के एक राजकुमार से हुई, जो कि गुप्तों के पड़ोसी थे। ओके, तो उससे हुआ ये कि उन्होंने ये इस बात का को आधार दिया कि दोनों राज्यों के बीच में एक दोस्ताना रिश्ता बना रहे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक घर की बेटी की शादी दूसरे घर के बेटे से हुई है तो ऑब्वियसली दोनों समधी एक तरह से, हालांकि वो पड़ोसी राज्य हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ताना
रिश्ता बनाकर रखेंगे, राइट। एक शिलालेख उनको डिस्क्राइब करता है एज द मदर ऑफ टू किंग्स। मैं आपको एक एक्चुअली कंसाइज में इनकी कहानी बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये प्रभावती गुप्ता है। प्रभावती गुप्ता की शादी हुई रुद्रसेना टू ऑफ द वकाटका डायनेस्टी, जो कि वहां के राजकुमार थे, जो कि उनका राज्य होता था आज के दक्कन रीजन में, यानी कि सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। यानी कि आज की तारीख में देखा जाए तो मॉडर्न डे महाराष्ट्र, ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और तेलंगाना, इस इलाके में वकाटका किंगडम का साम्राज्य का राज्य था। और उनके जो पति थे, उनकी मृत्यु होने के बाद प्रभावती ने एक तरह से राज्य का दारोमदार संभाला और अपने दो छोटे बेटों के बिहाफ पर, एज बिकॉज ऑब्वियसली द राजा विल बी द मेल, बट उनके तरफ से उन्होंने एक तरह से शासन किया और वो काफी अच्छी शासक माने गए थे। उनकी जो बेटे थे दिवाकर सेना, he died before he became king, लेकिन दूसरे बेटे दामोदर सेना उसके बाद राजा बने, और नरेंद्र सेना also became king after his brother, hence she was known as the mother of two kings। यानी कि दो बेटे, यानी कि पहले दामोदर सेना उसके बाद नरेंद्र सेना राजा बने, तो इसलिए उनको मदर ऑफ टू किंग्स कहा जाता था। And as a Gupta princess ruling in the Deccan, she was a powerful example of female political authority in ancient India। ये काफी अहम बात है कि उनको उस समय के एक राजनीतिक शासक के रूप में उनको देखा गया, जो कि एक महिला थी। ओके, जो कि एक महिला थी। और उन्होंने गुप्ता और वाकाटका साम्राज्य के बीच में जो रिश्ते थे उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में काफी मदद की। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। और इनको ये भी कहा जाता है अपने राज्य के दौरान, सॉरी, दुख की बात यह है कि वकाटका राजकुमार रुद्रसेना टू की जल्दी मौत हो गई, जिससे कि प्रभावती गुप्ता उस राज्य की राज संरक्षिका यानी कि एक रीजेंट बनी, जो कि एक तरह से सुरक्षा प्रदान करी थी। शी वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर यंग सन्स, राइट। और उन्होंने एक शिलालेख में दो राजाओं की मां बताया जाता है, क्योंकि दो राजा उनके, दो बेटे उनके सब्सिक्वेंटली राजा बने, राइट। वो अपने पिता की तरह काफी बड़ी भक्त थी विष्णु भगवान की, और उन्हें 7 मंदिरों के निर्माण से भी जोड़ा जाता है कि उन्होंने 7 मंदिरों के निर्माण में सहायता की, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित थे। इनमें से कुछ मंदिर आज के महाराष्ट्र के रामगिरी यानी कि रामटेक पहाड़ी पर मौजूद है। रामटेक, इनफैक्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव used to be an MP from Ramtek constituency in Maharashtra। मैं आज की राजनीति का थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट आपको दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये आज के महाराष्ट्र में पड़ता है। रीजन रूलर कौन होता है? रीजन रूलर वो होता है जो कि एक अस्थायी रूप से यानी कि टेम्पररी रूप से राज्य पर राज करता है तब तक जबकि जो राजा है एक सही उम्र का नहीं हो जाता जब वो राजपाट को संभाल सके। तो चूंकि उनके बेटे छोटी उम्र के थे तो उन्होंने उनके बिहाफ पर पूरे वकाटका साम्राज्य पर राज किया। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मंदिर है द केवल नरसिम्हा टेम्पल डेडिकेटेड टू नरसिम्हा, वन ऑफ द अवतार्स ऑफ महाविष्णु, जो नरसिम्हा अवतार है जो कि प्रहलाद के लिए आया था। एंड अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय प्रभावती गुप्ता डॉटर इन हर मेमोरी। तो यानी कि प्रभावती गुप्ता की बेटी ने उनके याद में इस मंदिर को बनवाया। तो आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं अलग अलग वो सिंहासन पर बैठी हैं और उनके दरबार में अलग अलग लोग बैठे हैं। ओके, इसके साथ साथ अब हम गुप्ता एम्पायर हैड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पूरे प्रशासन का सही तरीके का इंतजाम था और पूरी तरह से सेंट्रल अथॉरिटी से कंट्रोल नहीं होता था। क्या ये क्या था कि साम्राज्य को अलग अलग प्रदेशों में या प्रोविंसेस में बांटा गया था और उस वहां पर जो जमीन थी उसको वहां के जो लोकल राजा थे उनको उनके अधीन कर दी गई थी, या किसी तरह के पंडितों को या किसी तरह के मुखियों को, राइट। तो ये लोग उनके बिहाफ पर वहां पर शासन करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली सम्राट या महाराजा उनके ऊपर पूरी तरह से डायरेक्टली कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता था। ऑब्वियसली उस समय पर कम्युनिकेशन लाइंस वगैरह ज्यादा ठीक नहीं थी। तो इस तरह से जो भूमि दी जाती थी उसको कॉपर के प्लेट पर इंस्क्राइब किया जाता था, यानी फिर उसको लिखा जाता था ताकि उसका एक तरह का रिकॉर्ड कायम रहे। और इसको बाद में कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, जिससे कि हमें आज की तारीख में पता चलता है कि हाँ, गुप्ता एम्पायर में
इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था। इससे मदद भी मिलती थी कि ओके इस तरह का रिकॉर्ड है तो उससे कर वसूल करने में उसके लिए भी मदद मिल जाती थी, क्योंकि अगर मैं कहूं कि मैंने तुमको 5 एकड़ जमीन दी है इस राज्य में, राइट, तो तुम्हें मुझे इसका ये कर मुझे देना पड़ेगा। तो चूंकि उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था कॉपर के प्लेट्स पर, तो उससे काफी मदद मिलती थी। ये 2 मार्क के क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब हम चलते हैं व्यापार की तरफ। ओके, व्यापार की तरफ। तो गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे, सम्राट थे, उनकी आय का मुख्य जरिया था जमीन पर लगने वाला कर यानी कि टैक्स। ओके, पर टैक्स, और दूसरे जरिए से जुर्माना, खानों पर टैक्स यानी कि माइनिंग पर टैक्स, और सिंचाई, व्यापार और शिल्प पर भी टैक्स शामिल थे। तो इन सभी चीजों से जितना भी उनको कर मिल इकट्ठा होता था उसी से उनका साम्राज्य चलता था। तो इस कमाई का इस्तेमाल प्रशासन चलाने के लिए, सेना रखने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और विद्वानों और कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए किया जाता था। जितना भी पैसा इकट्ठा होता था वो इन सब चीजों में खर्चा होता था उसका। और ऐसा साम्राज्य चलाने के लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों का व्यापार बहुत जरूरी था। ये नहीं कि सिर्फ अंदरूनी ही व्यापार चले, आप बाकी राज्यों से, बाकी देशों के साथ भी आप व्यापार करें, तभी एक तरह से समृद्धि ज्यादा होगी। और इसी के चलते भारत ने ट्रेड किया मेडिटेरेनियन वर्ल्ड यानी कि जो आज की जो फार ईस्ट काइंड ऑफ एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के इलाकों में, चीन से। और क्या क्या करते थे, वो टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करते थे, वो टेक्सटाइल कपड़े को एक्सपोर्ट करते थे, मसाले, हाथी दांत या रतन बाहर भेजते थे, राइट। और हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क ने भारतीय बंदरगाहों को दूर के बाजारों से जोड़ा था। तो जितने भी बंदरगाह थे यानी कि जो पोर्ट्स थे, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, सो दोनों तरफ यू कुड से इंडिया दैट वे नो इज वेरी स्ट्रेटेजिक, इट कैन एक्चुअली बी यूज्ड टू काइंड ऑफ स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फार ईस्ट यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस की तरफ भी, और इस तरफ टुवर्ड्स द फार ईस्ट, गल्फ की खाड़ी वगैरह की तरफ भी, इजिप्ट, यूरोप वगैरह में जा सकते थे। ओके, इसके बाद बात करते हैं न्यू आइडियाज एंड वंडर्स यानी कि नए विचार और चमत्कार, जो कि क्लासिकल युग में ऑब्वियसली दे वर नोन। सो जैसा कि हमने देखा कि गुप्त शासक विष्णु के पक्के भक्त थे, राइट, और ये अक्सर उनके सिक्कों और शिलालेखों से हमें आज की तारीख में पता चलता है। लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों और विचारों का भी समर्थन किया। ऐसा नहीं कि सभी को हिंदू धर्म का ही समर्थन करना था या पालन करना था, ऐसा नहीं था। किसी को भी यह अनुमति थी कि कोई भी धर्म का पालन या किसी भी धर्म के अनुयायी वो बन सके। तो उन्होंने बौद्ध संस्थानों को भी बढ़ावा दिया जो कि बुद्धिस्ट थे, जिसमें कि मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय है, राइट, आज के बिहार में, और कई ऐसे बौद्ध विहार या मठ भी शामिल हैं। ओके, तो ये मोनास्ट्रीज जिसको कि मठ कहते हैं हिंदी में, ये भी काफी शामिल हैं। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने दूसरे धर्मों का भी समर्थन किया। तो यहां पर ये नालंदा यूनिवर्सिटी का रिमेन्स है। दिस वाज नोन एज द इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन दोस पार्ट्स, ओके, इन दोस टाइम्स। सो उनका नजरिया सबको साथ लेकर चलने का था और एक तरह का खुलापन था, एक तरह का ब्रॉड माइंडेड अप्रोच था। तो गुप्त काल के दौरान लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनी रही, राइट, इसीलिए उस समय को क्लासिकल एज भी कहा जाता है, राइट, और जिससे कई क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। तो इसीलिए इतिहासकार उस दौर को भारत का क्लासिकल युग कहते हैं, क्योंकि उस दौरान ना सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में बल्कि कला में, संस्कृति में, साहित्य में, अलग अलग चीजों में भी काफी बढ़ोतरी हुई। तो ये वो समय था जब पिछली सदियों के ज्ञान को इकट्ठा करके कई किताबों को लिखा गया। संस्कृत साहित्य, ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य काफी फला फूला, जिसमें कि कालिदास की रचनाएं और कई बड़े बड़े पुराण शामिल हैं। और इसके अलावा कालिदास के अलावा जो दूसरे 2 व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, वो है आर्यभट्ट और वराहमित्र। सो आर्यभट्ट और वराहमित्र ने गणित और खगोल विज्ञान में काफी तरक्की की, यानी कि गणित मतलब मैथमेटिक्स, खगोल मतलब एस्ट्रोनॉमी में काफी तरक्की की, और चिकित्सा की किताबों में इलाज के तरीकों
और सिद्धांतों को इकट्ठा कर कर बेहतर बनाया, कि काफी सारे मेडिसिन में जितने भी उपलब्धियां हुई उसके बारे में भी किताबें लिखी गई, और उससे हमें आज की तारीख में पता चलता है। हमने रस्ट रेसिस्टेंट लोहे के स्तंभ को भी देखा, जो कि अब उस समय पर उदयगिरी के उसमें था, उसके बाद उसको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ले जाया गया। तो इससे उस समय के लोहे के इस्तेमाल के बारे में भी हमको पता चलता है, और हमें हमेशा मालूम है कि लोहे से एक तरह से सिविलाइजेशन को हमेशा एक बड़ा थ्रस्ट मिला है, उसको एक तरह का बड़ा पुश मिला है, राइट। तो धातु विज्ञान में भी काफी प्रगति हुई, जैसा कि हमने जंग रोधी लोहे के स्तंभ से जाना। तो इस स्थिरता से अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी काफी मजबूत हुई, जिससे कि राज्य, विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों का भी काफी विकास हुआ। ओके, सो दैट इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपसे 3 या 4 मार्क्स के प्रश्न के रूप से आपसे पूछा जा सकता है कि उस युग को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता था। तो अगर ये लिखेंगे तो इन सभी चीजों को आप अलग अलग पॉइंट्स में लिखिए। जो भी मैं बता रहा हूं इन 3 विद्वानों के बारे में, कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमित्रा, उन्होंने क्या क्या किया और किन किन अलग अलग एरियाज में उनको काफी सारी उपलब्धियां शामिल हुई, मेटलर्जी में हो, लिटरेचर में हो, एस्ट्रोनॉमी में हो, मैथमेटिक्स में हो। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये एस्टैब्लिश हो कि उसको क्लासिकल एज इतिहासकार क्यों कहते हैं। ओके, चंद्रगुप्त टू, उनके जंग में जाते हुए की एक पेंटिंग है, एक तस्वीर है, राइट, एन इमेजिनरी तस्वीर। ही ऑल्सो, चंद्रगुप्त ने द्वितीय ने अपने चारों और कई सारे पढ़े लिखे लोगों को रखा, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे लोगों से अपने आप को सराउंड करते हैं तो उनकी बातें आपको सुनाई पड़ती हैं, तो उससे आपकी भी जानकारी ज्यादा बेहतर होती है। तो कई सारे कवियों, कलाकारों और लेखकों को अपने आसपास रखते थे, और उनके इसी प्रोत्साहन से उनका दरबार काफी समृद्ध माना जाता था। ओके, अब हम पढ़ते हैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया। तो पहले थे आर्यभट्ट। ओके, आर्यभट्ट कहां रहते थे? आज के पटना के पास कुसुमपुरा, जो कि इट्स नियर प्रेजेंट डे पटना। तो वो लगभग 500 ईस्वी में कुसुमपुरा, जो कि आज के पटना के पास है, वहां पर रहते थे, जो कि सीखने का काफी एक मशहूर केंद्र माना जाता था। ओके, काफी मशहूर केंद्र माना जाता था। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान पर एक छोटी सी किताब आर्य भटिया भी लिखी। ओके, ये भी आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना पड़ेगा। ही गेव फॉर्मूलास, ओके, यानी कि ही गेव फॉर्मूलास टू कैलकुलेट द मोशंस ऑफ द सन, द मून एंड द प्लैनेट। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनकी गति की गणना करने के लिए का एक सूत्र यानी कि एक फॉर्मूला भी बनाया, कि इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी गति कितनी होगी, कि किस गति पर वो आपस में फिरते रहते हैं, राइट। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ही घूमती रहती है, राइट। इट रिवॉल्व्स, इट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड दैट एक्सप्लेन्स द ऑल्टरेशन ऑफ डे एंड नाइट, कि कभी दिन होता है और 12 घंटे के लिए रात का समय होता है। तो ये बात भी आर्यभट्ट ने की। उन्होंने एक साल की लंबाई 365 डेज, 365 दिन, 6 घंटे, 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकेंड का बताया, जो आज के सही मान से बिल्कुल थोड़ा सा ही, कुछ मिनटों का ही वो फर्क है। और आर्यभट्ट ने पृथ्वी के आकार का भी एक काफी अच्छा अनुमान लगाया कि पृथ्वी गोल है, और उन्होंने इसी तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी अनुमान लगाया और उसकी सही वजह बताई। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काफी महत्वपूर्ण काम किया। तो ये भी आपको, इन तीनों पर्सनालिटीज के बारे में आपको जानना जरूरी है। इन सब के बारे में आप पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं हो कि आप 1-2 पॉइंट्स भूल जाएं और अननेसेसरली मार्क्स कट जाए। इसको याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पॉइंट फॉर्म में आप खुद लिखिए, अपने खुद के माइंड मैप्स बनाइए, ताकि आपको बाद में याद रखने में आसानी हो। ओके, गणित में आर्यभट्ट ने गणना और कैलकुलेशन और इक्वेशन सॉल्विंग की, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से एक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, जिसके बारे में आज भी हम स्कूल में पढ़ते हैं। ये नहीं हमें पता कि ये इसको बनाए हुए तकरीबन 1500 साल हो गए हैं। ओके, दूसरे व्यक्ति थे वराहमित्रा। ओके, वराहमित्रा भी गणित में ही उनका काफी काम रहा। ओके, उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्री भी थे और ज्योतिषी भी थे।
एस्ट्रोलॉजर भी थे, वो उज्जैन में रहते थे, जो कि आज के मध्य प्रदेश में शहर है, राइट। उनका एक तरह का एक किताब थी जो कि एक तरह की एनसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि उसमें काफी सारी जानकारी है, जिसको कि बृहद संहिता कहते हैं। इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी। तो उनके द्वारा जो एनसाइक्लोपीडिया वर्क थी उसका नाम है बृहद संहिता, जिसमें कि अलग अलग विषयों के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ज्योतिषी के बारे में, मौसम की जानकारी के बारे में, ओके, इसके साथ साथ वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के बारे में, शहर की योजना के बारे में, कृषि के बारे में, उन सब चीजों के बारे में उस पर्टिकुलर किताब में जानकारी दी गई। और उनमें ये काबिलियत थी कि पूरे विश्व को एक तरह से ध्यान से देख पाए और एक तरह का लॉजिकल रीजनिंग लगा पाए, यानी कि आप उसको सोच पाए और तर्क से आप उसको एस्टैब्लिश कर पाए, उसको एक्सप्लेन कर पाए, राइट। और उसमें आप अपनी काफी सारी जो ऐतिहासिक जानकारी है उसका भी इस्तेमाल करें। तो विज्ञान के क्षेत्र में विरामित्रा का काफी बड़ा योगदान रहा और उनको आज की तारीख में भी काफी माना जाता है। तीसरे व्यक्ति थे कालिदास। ओके, नाउ जहां तक कालिदास का सवाल है, उनके जीवन के बारे में काफी कम जानकारी है आज की तारीख में। और कुछ कहानियां कहती हैं कि एक बार उन्हें दूसरे ने मजाक उड़ाया था, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपना जीवन एक तरह से बदल दिया। वे संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा में कालिदास का बड़ा नाम माना जाता है। तो वे संस्कृत साहित्य और अपनी बहुत ही बढ़िया कविता के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने एक मशहूर रचना लिखी जिसका नाम है मेघदूतम। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैच द फॉलोइंग में ये सभी पूछा जा सकता है। मेघ का मतलब होता है हिंदी में क्लाउड्स यानी कि बादल, दूत का मतलब होता है मैसेंजर यानी कि द क्लाउड मैसेंजर। इसमें यह कहानी बताई जाती है एक यक्ष के बारे में, ओके, एक यक्ष के बारे में, यानी जो कि एक छोटा देवता होता है, उसकी कहानी है, जिसे उसके मालिक ने घर से निकाल दिया था, राइट। वह गुजरते हुए बादल के जरिए अपने प्रेमिका को संदेश भेजता है। तो प्यार की कई सारे इस तरह के जो इमोशन है, इस तरह की जो भावनाएं हैं, उसके अलावा कविता में उत्तरी भारत के सुंदर नजारों और मौसम का भी अच्छा वर्णन किया गया है, काफी विस्तार से उसको एक्सप्लेन किया गया है। सो मेघदूतम को आज की तारीख में भी एक क्लासिक माना जाता है, जिसको लिखा कालिदास ने। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आर्यभट्ट, कालिदास और वराहमित्रा मीरा के बारे में आपको पूरी तरह से पता चल गया। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो आयुर्वेद, जो कि आज की तारीख में भी आयुर्वेद काफी मशहूर है, काफी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं जब भी उनको किसी ना किसी तरह की बीमारी या रोग हो। तो आयुर्वेद को एक तरह से जो कोडिफाई किया गया था, वो किया गया था गुप्त काल के दौरान। कोडिफाई का मतलब क्या हुआ? कोडिफाई का मतलब यह है, जैसे कोडिंग करते हैं ना, कि किसी तरह से एक लॉजिकल और सीक्वेंस में आप किसी चीज को अरेंज करें एक सिस्टमैटिक वे में, उसको कोडिफाई कहते हैं। तो आयुर्वेद को उस समय के दौरान एक तरह की व्यवस्था में डाला गया था। तो भारत की ये जो प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा की जो पद्धति है, द प्रैक्टिस इज देयर ऑफ एन एंशिएंट काइंड, कई सदियों ईसी पूर्व से चली आ रही है। और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ओके, दीज आर, ये जो सुश्रुत और चरक थे, ये दे वर नोन टू बी the earliest practitioners of medicine. In fact, Shushruta को कहा जाता है that he is the father of surgery, right? ये चरक is the father of ancient medicine, right? तो उन्होंने कई सारी आयुर्वेदिक पद्धतियों का एक तरह से उसकी नींव रखी और गुप्त काल के दौरान उन्होंने लिखी और उसको अंतिम रूप दिया। तो ये किताबें कई विषयों पर, राइट, ये जो दो किताबें हैं, ये कई विषयों पर बात करती हैं। बीमारियों को पहचानने की बात करती हैं, उनका इलाज कैसे हो उसकी बात करती हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है उसकी बात करती हैं, किस तरह का खाना खाना चाहिए उसकी बात करती हैं, उसके महत्व की बात करती हैं, और दवाइयां बनाना कैसे करना है, और उस समय के हिसाब से किस तरह से सर्जरी होती थी, उन सभी चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर इन दोनों किताबों में लिखा गया है। तो ये दोनों किताबें भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपार्ट फ्रॉम द थ्री जेंटलमैन, आपको चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि इन दोनों किताबों में आखिरकार क्या क्या लिखा गया है। अब हम आगे चलते हैं खूबसूरती की तलाश, यानी कि द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी। क्वेस्ट का मतलब तलाश, ओके। सो गुप्त शासकों के ने एक नया माहौल बनाया।
किस तरह का माहौल बनाया, जहां पर एक तरह से क्रिएटिविटी, यानी कि आप एक रचनात्मक रूप से, एक एक इमेजिनेटिव रूप से, ओके, आप क्रिएटिव तरीके से आप किसी चीज की कल्पना कर सके और किसी चीज को बना सके। ये पेंटिंग हो सकती है, ये वास्तुकला हो सकती है, ये स्कल्पटिंग हो सकती है, पॉटरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट। सो शिल्प कौशल यानी कि क्राफ्ट्समैनशिप को काफी बढ़ावा दिया, वो काफी फले फूले, और इतिहास की कुछ सबसे बेहतरीन चीजें इसी समय पर बनाई गई थी। तो आपको अभी तक मैं उम्मीद करता हूं एक आइडिया मिल गया होगा कि हमने इसको एक अलग चैप्टर के रूप में क्यों रखा है, इसको पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। तो इस दौरान कला के कई सारे बड़े केंद्र, और कौन से थे, जैसे कि सारनाथ, जो कि आज की तारीख में बनारस के पास है, जो कि वाराणसी में है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। उसके साथ साथ सारनाथ में एक्सक्विजिट लॉर्ड बुद्धा के काफी कई सारे खूबसूरत मूर्तियां हैं। इसके अलावा अजंता, अजंता केव्स गए हैं महाराष्ट्र में, ब्यूटीफुल अजंता एंड एलोरा। आई मीन आई वेंट सम 20 years back, but mind blowing. ओके, अजंता एंड एलोरा केव्स यू शुड डेफिनेटली गो। ओके, ये तकरीबन संभाजी नगर या औरंगाबाद के आसपास पड़ता है। ओके, तो इसके अलावा अजंता की शानदार गुफाएं भी इसी काल की हैं। उदयगिरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, जहां पर पहले जो लोहे का स्तंभ रखा गया था कि चट्टान को काटकर वहां पर कई सारी गुफाएं बनाए गए, और देवताओं की बारीक नक्काशी भी इसी कला का एक उदाहरण है। ओके, तो इसी वजह से गुप्त कला यानी कि गुप्ता आर्ट कहा जाता है, उसने कला में खूबसूरती के ऊंचे मकान स्थापित किए, जिनका आज भी असर काफी दिखाई देता है कि गुप्ता आर्ट को काफी बेहतरीन माना जाता है। ओके, अब हम थोड़ी सी ओके आगे चलते हैं। लेकिन अब गुप्तों का, जैसे कि हर शासनकाल में होता है, कुछ देर बाद उनका एक तरह का शासन का पतन होने लगता है। तो द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास के बारे में पढ़ते हैं कि 6th सेंचुरी में, ईस्वी में आते आते गुप्त साम्राज्य एक तरह से कमजोर पड़ने लग गया था, और बाद के जो शासक थे, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2 के बाद के जो शासक वगैरह थे, उनको बाहर से कई सारे हमलों का सामना करना पड़ा। वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, और मध्य एशियाई के खूंखार हुन के जो जनजाति थी, ट्राइब्स, ओके, जो कि सेंट्रल एशिया से थी, उन्होंने गुप्ता साम्राज्य पर काफी आक्रमण किया, और एक तरह से उनकी जो पकड़ थी उत्तरी भारत में, उसको कमजोर किया। इसके साथ साथ कई सारे जो रीजनल, ओके, कई सारे रीजनल रूलर्स भी एक तरह से अपने आप को एसर्ट करने लगे कि हम अपने आप बन जाते हैं, अरे बड़ा सम्राट थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, तो हम अपने आप ही एक बड़े राजा बन सकते हैं। तो एक तरह से इस तरह से नहीं, इस तरह से गुप्ता साम्राज्य का एक तरह से पतन शुरू हो गया। ओके, लेकिन भारत इतिहास में गुप्ता साम्राज्य को काफी एक बड़ा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान क्लासिकल एज माना गया, और ना केवल मिलिट्री माइट बट अलग अलग दूसरे एरियाज में भी इनकी काफी प्रसिद्धि हुई, उसमें काफी उन्होंने मकाम हासिल किए। अब इस दौरान आप ये समझेंगे कि ओके, ये तो था नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, पार्टली सेंट्रल, पार्टली ईस्ट में। दक्षिण भारत में क्या हो रहा था उस समय? ये बात भी तो जानना जरूरी है ना, कि दक्षिण भारत में और पूर्व उत्तरी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था। तो अगर हम मैप की तरफ देखें, ओके, तो गुप्त उत्तर में राज करते थे, और उसी समय दक्षिण में पल्लव एक ताकतवर राजवंश के रूप में वहां पर राज करते थे, और उन्होंने धीरे धीरे आज के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अपनी शक्ति बढ़ाई। तो उस समय पर पल्लवों को राज था दक्षिण भारत के इलाकों में, राइट। और पल्लव जो थे, उनकी खास बात यह है कि पल्लव ऑल्सो दे वर ग्रेट पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि कला और वास्तुकला के बड़े प्रेमी थे, और उनमें से ज्यादातर भगवान शिव के भक्त थे। गुप्ता तो विष्णु के भक्त थे, ये शिव के भक्त थे, राइट। और उन्हें शानदार मंदिर और चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं का श्रेय दिया जाता है। ओके, तो कई सारे इस तरह के मंदिर बनाए, रॉक कट केव्स बनाए, जिसको कि आज भी हम देख सकते हैं। और कहां पर देख सकते हैं? उनकी राजधानी के पास कांचीपुरम, जो कि चेन्नई के थोड़े से नीचे पड़ती है। कांचीपुरम कुछ ही किलोमीटर दूर है। इनफैक्ट अगला जिला ही पड़ता है चेन्नई के बाद, दूसरा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है
कांचीपुरम का, राइट। तो वहां पर इट इज नोन एज अ सिटी ऑफ 1,000 टेम्पल्स, ओके, कि कांचीपुरम को 1000 मंदिरों का शहर माना जाता है और दक्षिण में सीखने का एक बड़ा केंद्र के रूप में ये विकसित हुआ, क्योंकि ये राजधानी थी पल्लवों की, ओके। और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट हुई घाटिकास की, घाटिकाएं क्या होती हैं, जो पढ़ाई के केंद्र थे और सातवाहन के शासनकाल में उभरे थे और शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाते थे, कि ये हुई शिक्षा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मतलब हर चीजों के बारे में जानना, एट एन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, एट अ knowing things beyond just education, सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं, इतिहास को आप अलग अलग रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, लिटरेचर सबके साथ जोड़ के देखें तो आप एक एक बौद्धिक रूप से आप ज्यादा डेवलप होते हैं। उसी तरह से जो उत्तरी पूर्वी इलाका था वहां पर कामरूप साम्राज्य काफी डेवलप हुआ। अब ये कामरूप साम्राज्य कौन सा था, इस पर शासन था वर्मांस का, ओके, जो कि आज के जो ब्रह्मपुत्र वैली है, यानी कि आज की तारीख में जो आसाम है वहां पर उनका शासन काल था, राइट। और कुछ पार्ट से जो कि आज की बांग्लादेश और आज के बंगाल का भी हिस्सा थे, राइट। और एन एंशिएंट नेम फॉर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम इज प्रज्ञ ज्योतिषा, राइट। तो उस समय पर ब्रह्मपुत्र वैली, जो ब्रह्मपुत्र वैली आसाम में है, उसका एक पुराना नाम था प्रज्ञ ज्योतिषा। ये भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, राइट। और इसका वर्णन रामायण और महाभारत में है। द लेटर टेक्स्ट मेंशंस भागदत्ता, जो महाभारत में भागदत्ता की बात की गई है। एक मिनट मैं आगे चलता हूं, ये दो अभी वापस आते हैं। भागदत्ता की बात की गई है, जो मॉडर्न डे आसाम, एज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ द कौरवास इन द ग्रेट वॉर, यानी कि महाभारत में उन्होंने कौरवों का साथ दिया, राइट। और इसके साथ साथ कामरूप साम्राज्य एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था और मंदिर और मठ की शिक्षा के बड़े केंद्र ये बन गए। तो पल्लव राज्य दक्षिण भारत में और कामरूप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, दोनों का जिक्र हमें पहले ही प्रयोग प्रशस्ति में मिल जाता है, राइट। तो इनका मेंशन प्रयाग प्रशस्ति में मिल जाता है। ड्यूरिंग इस सदर्न कैंपेन समुद्रगुप्ता डिफीटेड ए पल्लवा रूलर बट डिड नॉट टेक ओवर द रीजन। तो हालांकि समुद्रगुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त टू के फादर थे, उन्होंने एक पल्लव राजा को हराया था, लेकिन उन्होंने पल्लव के साम्राज्य पर किसी तरह का he did not conquer it। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां के जो लोकल राजा थे इंक्लूडिंग द पल्लवास, उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी गद्दी को संभालिए, लेकिन आप हमको किसी तरह का कर देते रहिए। तो इस तरह से हम दोनों के बीच में एक संगठन रहेगा, दोस्ताना रिश्ता भी रहेगा। तो उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में समुद्रगुप्ता ने कामरूप को एक रूलर को भी हराया, लेकिन वहां का भी उन्होंने डायरेक्ट रूल नहीं लिया। तो इससे हमें पता चलता है कि हालांकि यहाँ पर इनका खुद का शासन था, लेकिन गुप्ता एम्पायर का थोड़ा सा इनडायरेक्ट कंट्रोल जरूर था, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि पूर्वोत्तर में और दक्षिण भारत में दोनों में ही एक तरह से गुप्ता एम्पायर का थोड़ा सा कंट्रोल रह गया था। तो ये काफी बड़ी तरक्की का समय था और कला, विज्ञान, साहित्य और शासन में काफी उन्होंने प्रसिद्धि पाई। उसी तरह से धातु विज्ञान, मेटलर्जी में काफी जानकारी हुई, खगोल में, एस्ट्रोनॉमी में, ज्योतिषी में, चिकित्सा में उन्होंने काफी जानकारी पाई। कई सारे सुंदर मंदिर बनाए, कई सारी गुफाओं में रॉक कट केव्स बनाए और संस्कृत साहित्य को काफी बढ़ावा दिया। तो गुप्तों ने एक तरह से स्थिर और समृद्ध समाज की स्थापना की उनके शासनकाल के दौरान, और उनकी विरासत आज की तारीख में भी भारतीय संस्कृति को मिलती है। हमारे जितने भी ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, उनसे हम उनके बारे में जानकारी मिलती है। उस समय पर किस तरह का जीवन व्यतीत होता था उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इस युग को इसी वजह से भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री का एक काफी हिस्टोरिकल और काफी सिग्निफिकेंट पड़ाव माना जाता है। अब मैं वापस चलता हूं इस मैप की तरफ, ओके। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये हो गए समुद्रगुप्ता, राइट। ये हो गए चंद्रगुप्ता टू, राइट। उसके बाद उनकी बेटी प्रभावती गुप्ता, फिर यहाँ पर कालिदासा, आर्यभट्टा, वराह मिहिरा, ये सभी लोग वहां पर उस समय पर थे। और वाकाटकास का शासनकाल यहां से 250 से लेकर 500 तक था, ओके, सीई तक था। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कामरूपा फ्रॉम 350 टू 650 तक। और ये हो गया, ये हो गया पूरा गुप्ता एम्पायर फ्रॉम चंद्रगुप्ता 1 टिल हियर। और ये पल्लवास का इससे भी लंबा है,
सो ऑल ऑफ देम टुगेदर बट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। थोड़ी सी तस्वीरों पर भी जल्दी से नजर डाल देते हैं, फिर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये गुप्ता आर्ट की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, राइट। ये अलग अलग नदियों की एक तरह से तस्वीर बनाई गई है। गंगा स्कल्पचर्स हैं, गंगा और यमुना की। देयर वाहनास डिस्टिंग्विश देम। गंगा स्टैंड्स ऑन ए मकरा, दैट इज ए मिथिकल क्रीचर akin to a crocodile, ओके, akin to a crocodile यहाँ पर। और ये जो दूसरा है यमुना, ये एक तरह से टॉर्टोइज के ऊपर खड़ी है। वाटर फ्लोज ओवर देयर हेड्स एंड द पॉट इज अनदर रिमाइंडर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन एज रिवर्स। तो ये जो दो घड़े हैं, इससे पता चलता है कि ये दो नदियों को एक तरह से डिपिक्ट किया गया है, ओके। इसके साथ साथ ये जो मंदिर है, ये है देवगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और दूसरी तरफ ये महाविष्णु की तस्वीर है, जो कि शेषनाग के ऊपर दशावतार मंदिर में ये तस्वीर दिखाई गई है। ये हो गई अजंता केव्स, ओके। दिस इज द अजंता केव्स व्हिच वर कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द सपोर्ट ऑफ द गुप्तास एंड द वाकाटकास, एन एलैबोरेट केव रिप्लिकेटिंग ए सेंट्रल स्तूपा। ये काफी प्रसिद्ध पेंटिंग है जहां पर बुद्धा बैठे हैं, राइट। और ये पेंटिंग ऑफ द बोधिसत्व है, ये बुद्धा का स्कल्पचर है। ये जो नीचे जो आपको गुफाएं नजर आ रही हैं, ये हैं उदयगिरी केव्स। यहीं पे पहले वो लोहे का स्तंभ लगाया गया था, उसे उसके बाद उसको कुतुब मीनार में ट्रांसफर किया गया। ये गुप्ता एरा मंदिर है नियर सांची और बोथ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। और अर्जुना एंड कर्णा इन कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज फ्रॉम द महाभारत के बारे में एक स्कल्पचर बनाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सभी चीजों से हमें जानकारी मिलती है कि गुप्ता साम्राज्य में अलग अलग चीजों को किस तरह से बढ़ावा दिया गया, और उसी वजह से आज की तारीख में हमको इस पूरे बात की काफी जानकारी मिलती है, ओके। तो इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाता है गुप्ता का, और इससे हमारा पूरा इतिहास भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मैं इसके बारे में टेस्ट पेपर्स बनाऊंगा, वो कब बनाऊंगा इसकी जानकारी मैं बाद में देता हूं, लेकिन उससे आपको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि वो चैप्टर वाइज होंगे। और एक चैप्टर को पढ़ के अगर आप उस टेस्ट पेपर को देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से 100% हो जाएगी, ताकि आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिले। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।